आज हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी के पार्ट 1 की बात करने जा रहा हूँ। बॉन्ड एनर्जी है, इसका पार्ट 1 है, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, किसे कहते किसे हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स ऑफ 1 मोल ऑफ अ सेम सब्सटेंस। यानी कि एक चीज़ है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं? ऐसी एनर्जी जो बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए आप देते हैं। एक सब्सटेंस का एक मोल, यानी कि जिस सब्सटेंस की आपने बॉन्ड ब्रेक करवानी है, जो सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस लिया आपने, फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के आपने बॉन्ड ब्रेक करवाने हैं, उस सब्सटेंस के एक मोल लेना है, उस सब्सटेंस का एक मोल लेना है। एक मोल में कितने उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स होंगे? 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। एक सब्सटेंस लेनी है, उसके एक मोल लेना, उस एक मोल के अंदर जितने भी उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स आएंगे, उन पार्टिकल्स के अंदर जितने भी बॉन्ड ब्रेक करने हैं आपने, उन सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक करवाने के लिए जो उनसे आप एनर्जी देंगे उस सब्सटेंस को, वो एनर्जी क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स ऑफ 1 मोल ऑफ अ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? इसका यूनिट है जी किलो जूल पर मोल। इसका यूनिट क्या है? बॉन्ड एनर्जी का किलो जूल पर मोल है। इसका यूनिट क्या है? किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से एग्जांपल्स क्या है इसकी? द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज़ 436 किलो जूल पर मोल। यानी कि अगर आप हाइड्रोजन लेते हो, हाइड्रोजन का एक मोल लेते हो, हाइड्रोजन का एक मोल लेते हो, उस एक मोल के अंदर हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? 6.02 × 10⁻23। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे हाइड्रोजन के। इन सारे के सारे पार्टिकल्स के अंदर, हाइड्रोजन के इन सारे के सारे पार्टिकल्स के अंदर जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, जितने भी बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, उन सारे के सारे बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए, उन सारे के सारे बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए जो उनसे एनर्जी देंगे आप, वो एनर्जी कितनी होगी? इतनी होगी, 436 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन इज़ 240 किलो जूल पर मोल। अगर आप क्लोरीन एटम के एक मोल लेते हो, क्लोरीन एटम के एक मोल लेते हो, और उस एक मोल को के अंदर जितने भी क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उन सारे के सारे क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो उनसे बॉन्ड प्रेजेंट है, उन सारे के सारे बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए जो उनसे एनर्जी प्रोवाइड करते हो, क्लोरीन को 240 किलो जूल पर मोल प्रोवाइड करते हो। इसी तरीके से नोट क्या है? नोट यही है, नोट यही है। ये देखिए नोट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम नोट यही लिखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए, ये नोट यही है कि ये है जी कि जब दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है ना, बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, तो तब हम क्या कर रहे हैं? तब हम एनर्जी दे रहे होते हैं, और तब एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, तब एनर्जी क्या हो रही होती है? रिलीज़ हो रही होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। और जब दो एटम्स के दरमियान दो एटम्स हैं, ये दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा, ये लो जी, बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है ना। इस दौरान ये दो एटम्स हैं, इन दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड की ब्रेकेज हो गई है, बॉन्ड ब्रेक हो गया है। बॉन्ड ब्रेक करते दौरान हम एनर्जी देते हैं, ठीक है ना। ये जो उनसी एनर्जी दी है ना हमने, इस एनर्जी को कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर उस सब्सटेंस के जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं, उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर जितने भी, हर एक पार्टिकल के अंदर जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट हैं, उन सारे के सारे बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए जो उनसी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना, उस एनर्जी को कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। द ब्रेक बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए, द ब्रेक बॉन्ड एनर्जी, यानी कि द ब्रेक बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए एनर्जी इज अब्जॉर्ब, यानी कि बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इसको ब्रेक करवाने के लिए क्या होता है? एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ती है।
ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है उस दौरान एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज़ रिलीज्ड, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, और ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकेज एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है। ठीक है ना। इसी तरीके से डिपेंडेंस क्या है, इसकी डिपेंडेंस क्या है, इसकी एग्जांपल्स है, इसका यूनिट क्या होता है। एनर्जी का हमेशा याद रखना यूनिट एक ही होता है, किलो जॉल पर मोल। ये इसकी एग्जांपल्स की बात हो गई थी, क्लोरीन और हाइड्रोजन। फिर आगे डिपेंडेंस की बात करने जा रहा हूँ। बॉन्ड एनर्जी इज़ डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है बॉन्ड एनर्जी। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। यानी कि जितना किसी एटम, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है और फ्लोरीन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड है, ये है जी हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड, इसकी होती है 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी होती है 2.1, इसकी होती है 4, इसकी होती है 3। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आया कम, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, ज़्यादा। जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा आएगा वो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। इसको ब्रेक करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको ब्रेक करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरीके से जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम आएगा वो बॉन्ड क्या होगा, वीकर होगा। इसको कम एनर्जी, ये क्या होगा, वीकर बॉन्ड होगा। और इसको, इस बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी। यानी कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है ना, इस तरीके से बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ़र्क होगा उतनी ज़्यादा आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसको। यानी कि बॉन्ड एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा ना, यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है, ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से क्या है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया है तो यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है ना, इसके मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो बॉन्ड क्या, स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये भी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है, कम है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर कम है। जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये क्या होगा, बॉन्ड वीकर होगा। जब ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीकर होगा तो ये, इसको हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो आसानी से टूट जाएगा। जब थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी, ठीक है ना। यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इसी तरीके से ये डिपेंडेंस है, बॉन्ड एनर्जी इनके ऊपर डिपेंड करिए तो बॉन्ड एनर्जी इज डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। पहले फैक्टर पढ़ लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। यही फैक्टर है कि ये देखें HF है, इसका बॉन्ड स्ट्रोंगर है, इसका बॉन्ड वीकर है। क्यों स्ट्रोंगर बॉन्ड था, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा थी, ठीक है ना, कितनी थी 1.9। ये जो सा है इसका बॉन्ड स्ट्रोंगर क्यों है, इसका बॉन्ड वीकर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, जितना बॉन्ड स्ट्रोंगर होगा, जितना बॉन्ड स्ट्रोंगर होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना बॉन्ड वीकर होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी कम दरकार होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए, बस और क्या करना है। इसी तरीके से साइज़ ऑफ एटम, ये साइज़ ऑफ एटम का इन्वर्स रिलेशन है जी बॉन्ड एनर्जी से। जितना ज़्यादा किसी एटम का साइज़ बड़ा होगा, जितना ज़्यादा किसी एटम का साइज़ बड़ा होगा ना, यानी कि बहुत ही बड़ा साइज़ है, जितना ज़्यादा बड़ा एटम का साइज़ होगा ना, यानी कि दो एटम्स हैं बहुत ही बड़े साइज़ के, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, ठीक है ना, इस बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। और जितना ज़्यादा
स्मॉल साइज़ होगा दो एटम्स का, यानी कि दो ऐसे एटम्स हैं जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया, दो ऐसे एटम्स हैं, ये दो एटम्स हैं जिनके बहुत ही बड़े बड़े साइज़ हैं, एक ये एटम है, दूसरा ये वाला एटम ही, इन दोनों एटम्स के साइज़ बहुत ही बड़े बड़े हैं, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया है। जैसे ही इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए आपको बहुत ही कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी कि साइज़ ऑफ एटम जितना ज़्यादा बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। साइज़ ऑफ एटम जितना ज़्यादा बढ़ेगा ना, जितना ज़्यादा साइज़ बढ़ेगा एटम का, उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। और जैसे ही दो ऐसे एटम्स हैं जिन्होंने आपस में बॉन्ड तो बना लिया है, लेकिन वो उन एटम्स का साइज़ क्या है, कम है। दो ऐसे एटम्स हैं कि जिनका स्मॉल साइज़ है और उन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया है, ठीक है ना, और इस बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा दो एटम्स के दरमियान स्मॉल साइज़ होगा, दो ऐसे एटम्स हैं कि जिनके दरमियान बॉन्ड फॉर्म हो चुका है और वो दोनों के दोनों एटम्स का साइज़ कम है, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी तरीके से नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, इसी तरीके से द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज़ गिवन एज, यानी कि जितने दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड ज़्यादा क्रिएट होंगे तो उन बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि ये दो कार्बन एटम है, इनके दरमियान बॉन्ड ज़्यादा बन रहे हैं, तो इन तीनों बॉन्ड्स को ब्रेक करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरीके से इनको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरीके से दो ऐसे कार्बन एटम हैं जिनके दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करवाने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इससे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। और दो ऐसे कार्बन एटम्स हैं जिनके दरमियान एक ही बॉन्ड आ रहा है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि जितने ज़्यादा दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्म होंगे ना, ठीक है ना, जितने ज़्यादा दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्म हो रहे होंगे, ठीक है ना, जितने ज़्यादा दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहे हैं, उन सारे के सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करवाने के लिए, ठीक है ना, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे ही एनर्जी की मिकदार ज़्यादा देनी पड़ेगी तो हमारी बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं लेकिन कम हो रहे हैं, एक ही बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो एक ही बॉन्ड तोड़ने के लिए थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो टूट जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी हमारे पास। यही है डिपेंडेंस। ये है जी बॉन्ड एनर्जी का पार्ट 1। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।